क्लास में हमने इवैल्यूएशन असेसमेंट के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्या है कि हम सिनोनिमसली उसको यूज़ करते हैं, बट उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। जिसमें असेसमेंट का जो काम होता है वो बच्चे की डिफिशियंसी को जान करके उसमें इम्प्रूवमेंट करने का होता है, जबकि इवैल्यूएशन फाइनल जजमेंट देने का काम आता है। ठीक है, आज की क्लास में हम कल का ही टॉपिक कंप्लीट करते हुए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को बीएड, सीटेट, यूटेट, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन सभी तरह की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ एक शिक्षक के रूप में आपके व्यवहार में भी मूल्यांकन की जो प्रविधियाँ हैं, विधियाँ हैं और मूल्यांकन की जो गुणवत्ता है वो आपके व्यवहार में होनी चाहिए, तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। आज का टॉपिक पढ़ने पर आप लोगों को इवैल्यूएशन कैसे करना है, कब करना है और किस प्रकार से हम मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं उनका प्रयोग अपने कक्ष के मूल्यांकन में कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्यांकन के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत देख लीजिएगा आप लोग, इट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड व्हाट इज़ टू बी इवैल्यूएट। सबसे पहले तो यही जानकारी हमको होनी चाहिए कि हम किस का इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का, किस कंटेंट का, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी के आधार पर हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइंस में इवैल्यूएशन करने के लिए हम प्रैक्टिकल वर्क करवा सकते हैं बच्चे से। वहीं अगर हम हिंदी साहित्य का इवैल्यूएशन करें तो वहाँ पर तो हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करा सकते ना, वहाँ पर तो हमको प्रस्तुति के माध्यम से करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम गणित में जब हम गणित का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हम अधिक से अधिक प्रश्न करने के लिए दे देते हैं बच्चे को, और इसके माध्यम से उनका इवैल्यूएशन हो जाता है। वहाँ पर बच्चे को जो भी उसने नॉलेज लिया होता है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। जबकि जब हिंदी साहित्य की बात करें या सामाजिक अध्ययन की बात करें तो वहाँ पर बच्चे से हम उसकी क्रिटिकल अवेयरनेस जो होती है वो उसकी जानकारी ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। कहने का अर्थ है कि गणित का जो इवैल्यूएशन है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, और वहीं दूसरी ओर जो मानवीय व्यवहार के जो विज्ञान है आपके, उनका इवैल्यूएशन अधिकांशतः सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको जानकारी पहले से ही होनी चाहिए और है भी, आई थिंक। सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है, दिस इज अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स शुड बी यूज्ड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हमें अगर एक व्यापक मूल्यांकन करना है तो उसके लिए मूल्यांकन की विविध प्रविधियों का हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह की प्रविधि का प्रयोग हम हर कंटेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि एन इवैल्यूएटर शुड नो द लिमिटेशन ऑफ द डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक। तो वही बात मैंने कही थी ना आपसे कि आपको वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि कोई एक जो इवैल्यूएशन टेक्निक है यानी कि मूल्यांकन प्रवृत्ति है उसकी सीमा क्या है, कि वो किस तरह का मूल्यांकन कर सकती है और किन किन तरह के प्रकरणों में वो काम में लाई जा सकती है। राइट, नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन मस्ट बी एप्रोप्रिएट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड। जो टेक्निक है वो इतनी एप्रोप्रिएट या इतनी उचित होनी चाहिए या उपयुक्त होनी चाहिए कि जिस कंटेंट का हम इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं उस कंटेंट की जो विशेषता है, जो उसका परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर वहाँ पर जो ये तकनीक हम यूज़ करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से उचित रहे या उपयुक्त रहे। ठीक है, अदरवाइज मूल्यांकन जो है उसके परिणाम सही नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज अ मीन टू एन एंड बट नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अर्थात कि जो इवैल्यूएशन है निश्चित रूप से उसके माध्यम से हम किसी परिणाम या किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, लेकिन वो निष्कर्ष जो है वो अंतिम नहीं होते हैं। ये इस पॉइंट में बताया गया है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक ये जितने प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए टिप्स में रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ टू बी इवैल्यूएटेड, क्या इवैल्यूएट आपने करना है ये पता होना चाहिए। जब तक पता ही नहीं होगा आप क्या इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ हर टेक्निक की आपको लिमिट पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एप्रोप्रिएट हो सकती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, कि जो मूल्यांकन है उसके कार्य क्या हैं, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, कक्षा में हम क्यों मूल्यांकन करते हैं। ठीक है,
सबसे पहला तो यह है कि इवैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जब पाठ्य योजना का आप निर्माण करते हैं ना, उससे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, जिसको हम निर्देशात्मक उद्देश्य बोलते हैं, आप लोग उसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। तो उन उद्देश्यों का निर्माण हम मूल्यांकन के आधार पर करते हैं। ठीक, जैसे अगर आप बच्चे को त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं तो आप ये एक उद्देश्य बनाते हैं ना कि बच्चा त्रिभुज की परिभाषा दे पाएगा या बच्चा त्रिभुज की पहचान कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जानकारी मिलती है जब आप प्रश्न करते हैं प्रकरण के शिक्षण के पश्चात कि त्रिभुज की एक परिभाषा दीजिए, निम्न फिगरों में से या निम्न चित्रों में से त्रिभुज के चित्र को पहचानिए। तो क्या किया आपने कनेक्ट किया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अपने इवैल्यूएशनरी क्वेश्चन से। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन हेल्प इन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स इन असेसिंग द लर्नर्स नीड। इसी प्रकार यह जो प्रक्रिया है इवैल्यूएशन की या मूल्यांकन की, ये किसी अधिगमकर्ता की जो आवश्यकताएं हैं उनको एसेस करने में भी हेल्प करती है। जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको जानकारी मिलती है ना कि बच्चा किस क्षेत्र में पीछे रह गया है, तो जिस क्षेत्र में पीछे रह गया उसके पीछे के कारण ढूंढने में आपको सहयोग करता है ये प्रोसेस। और साथ ही साथ आप कारण जानते हुए बच्चे की जो आवश्यकता है कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या उसका शैक्षिक वातावरण ऐसा नहीं रहा है या पारिवारिक वातावरण ऐसा नहीं है या उसके यहाँ सुविधाएं नहीं है, बहुत सारे कारक जो प्रभावित करने वाले होते हैं हमारे दिन को, उनकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोग्राम मटेरियल। ठीक है, तो जो इवैल्यूएशन है वो हमें हमारे कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विविध प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, मटेरियल्स को प्रोग्राम करने में भी हेल्प करता है कि हम किस तरीके से किन किन कंटेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, TLM का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ बोले कि PI प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भी हम प्रयोग करते हैं कई बार बच्चों को रेमेडियल क्लासेस देने के लिए या फिर जो बहुत प्रखर बुद्धि होते हैं उनको एंगेज करने के लिए। तो उन सभी के लिए इवैल्यूएशन हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद इवैल्यूएशन हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। किसी भी पाठ्यचर्या के विकास में भी मूल्यांकन का सहयोग मिलता है कि जब हम अपनी पाठ्यचर्या में से मूल्यांकन की प्रक्रिया को हटा देंगे तो हमारी पाठ्यचर्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी कमियां हमारे विद्यालय में या हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हैं, तो फिर आने वाले सत्र में उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देन इवैल्यूएशन हेल्प्स इन रिपोर्टिंग पीपल्स प्रोग्रेस टू पेरेंट्स। बच्चों ने क्या प्रोग्रेस किया है उसका रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को देने के लिए भी इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो एग्जाम के एंड में आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को देते ना टेस्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इवैल्यूएशन डाटा आर वेरी मच यूजफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और इसी के आधार पर जो रिपोर्ट आपने बनाई होती है उसके आधार पर बच्चे को आप प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग दे पाते हैं। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है इवैल्यूएशन हेल्प्स इन इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यालय के एक प्रभावशाली प्रशासन के संचालन में भी मूल्यांकन सहयोग करता है, क्योंकि जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको कमियां पता चलती हैं अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, या फिर जो भी कमियां हैं विद्यालय स्तर की उनको आप दूर करने का कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं। एवेल्यूएशन डाटा आर हेल्पफुल इन स्कूल रिसर्च। तो इस प्रकार से विद्यालयी अनुसंधान में भी इसका सहयोग मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।